आज मैं आपको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, पूंजी पर्याप्तता निर्धारण या पूंजी पर्याप्तता अनुपात के बारे में बताऊंगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में मेरे में बताया था कि एनपीए होता क्या है। बेसिकली एनपीए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक को जब किसी परिसंपत्ति से आय अर्जित होना बंद हो जाती है तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। और जनरली ऐसा जो है वो ये माना गया है कि यदि लगातार 90 दिन तक मूलधन या ब्याज की किस्त का भुगतान कोई नहीं कर पाता या कोई भी लोन खाता ऐसा है जिसमें 90 दिन तक मूलधन या ब्याज की किस्त का भुगतान नहीं होता है तो उसे एनपीए माना जाता है। अब एनपीए का जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या पूंजी पर्याप्तता निर्धारण। तो पूंजी पर्याप्तता निर्धारण में पूंजी का अर्थ ऐसी पूंजी से है जिसे उस कंपनी द्वारा किन्हीं व्यावसायिक संपत्ति के सृजन के एक निश्चित स्तर पर अपने पास रखना चाहिए। ये जो है वो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पूंजी पर्याप्तता निर्धारण में पूंजी का अर्थ ऐसी पूंजी से है जिसे उस कंपनी द्वारा किन्हीं व्यावसायिक संपत्ति के सृजन के एक निश्चित स्तर तक अपने पास रखना चाहिए। किंतु व्यापक अर्थ में वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की पूंजी दो प्रकार की होती है, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में पूंजी या मुख्य पूंजी या गोइंग कन्वर्जन पूंजी, और टीयर 2 में पूंजी या द्वितीय श्रेणी की पूंजी या गौन कन्वर्जन पूंजी। इस तरह से व्यापक अर्थ में हम इनकी पूंजी को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करें टीयर 1 में कैपिटल या बेसिक या गोइंग कैपिटल। वह पूंजी जो सर्वाधिक स्थायी या अनपेक्षित हानियों के विरुद्ध तत्काल उपलब्ध सहायता के रूप में होती है, टीयर 1 या मुख्य पूंजी या कोर पूंजी कहलाती है। इसके अंतर्गत चुकता अंश पूंजी, सावधिक संचित निधियां, अंशों पर प्राप्त प्रीमियम, संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि जिसे पृथक खातों में रखा गया है से उत्पन्न पूंजी, प्रारक्षित निधियां तथा अन्य सभी निधियां जिन्हें घोषित कर दिया गया है। ध्यान रहे, इन निधियों के योग में से सहायक कंपनियों में किया गया निवेश, अदृश्य संपत्तियों का अर्थ चालू हानियां एवं पुरानी अवधियों की कुल हानियां आदि को भी घटाया जाता है। टीयर 2 जिसमें हमने बोला इसे पूंजी या सब्सिडियरी टाइप्स ऑफ कैपिटल, द्वितीय श्रेणी की पूंजी या गॉन कंसर्न कैपिटल। टीयर 2 पूंजी में निम्नलिखित प्रकार की पूंजी को शामिल किया जाता है। पहला, घोषित न की गई संचित निधियां, अनडिस्क्लोज रिजर्व्स। दूसरा, पूर्ण रूप से चुकता क्रमिक प्राथमिकता अंश पूंजी। तीसरा, बैंक परिसर एवं विपणन योग्य प्रतिभूतियों जो बैंकों के रिकॉर्ड में अधोमूल्यांकित है के पुनः मूल्यांकन से सृजित संचित निधियां। चौथा, सामान्य प्रावधानिक एवं हानि संचित निधियां जिनमें अनापेक्षित हानियों को पूरा करने के लिए उपलब्ध विशिष्ट संपत्तियों को शामिल नहीं किया जाता। पांचवा, हाइब्रिड ऋण पूंजी प्रपत्र जिनमें समता एवं ऋण दोनों की विशेषताएं मौजूद होती हैं। छठा, पूर्ण रूपेण चुकता असुरक्षित अन्य उधार देने वालों के दावों के अधीनस्थ प्रतिबंधात्मक प्रोविजन से मुक्त एवं धारक की इच्छा पर भुगतान हो सकने वाले अधीनस्थ ऋण। यदि अधीनस्थ ऋण की परिपक्वता निर्धारित अवधि की है तो इस पर प्रगतिशील दर से बट्टा लगाया जाना चाहिए और परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये हमारा हमने बताया कि मीनिंग क्या है बेसिकली इसका, कैसे हम इसको संक्षेप में और व्यापक अर्थ में समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेरा जो है वो है पूंजी पर्याप्तता मानक, कैपिटल
एक्यूरेसी स्टैंडर्ड। बैंक, वित्तीय संस्थाएं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपनी निधियां और प्राप्त निवेशों के आधार पर विभिन्न प्रकार के ऋण देती है या संपत्तियों का सृजन करती है। इन ऋणों को पुनः भुगतान न हो पाने या विलंब से हो जाने एवं ब्याज की प्राप्ति न हो जाने से जोखिम बनी रहती है, लाभदायकता घट जाती है, आर्थिक संकट बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप बैंक अपनी देनदारियों को समय से पूरा नहीं कर पाते और अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार आर्थिक संकट को पैदा होने से रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा गठित बासेल समिति ने ईयर 1988 में सर्वप्रथम पूंजी पर्याप्तता मानक, जिसे हम शॉर्ट में CAR भी कहते हैं, की अवधारणा को प्रस्तुत किया। पूंजी पर्याप्तता मानकों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य वित्तीय फर्मों, कंपनियों द्वारा संपत्ति सृजन में विवेकपूर्णता सुनिश्चित करना और नीचे पूंजी आधार के साथ अंधाधुंध संपत्ति सृजन, कार्य संचालन से प्रणाली की रक्षा करना इत्यादि है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी भी समय बिंदु पर टीयर सेकंड की पूंजी टीयर 1 की पूंजी से अधिक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी यह भी देखने में आया है कि बैंक, वित्तीय संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पर्याप्त क्षमता के बिना ही अधिक व्यवसाय करने के लिए अपनी टीयर 1 की पूंजी के लीवरेज के स्तर को बढ़ा देती है, जिससे ठीक उसी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो जाता है जैसा कि बिना पर्याप्त पूंजी आधार के नई संपत्तियों के सृजन से होता है। पूंजी पर्याप्तता मानक निर्धारण के मामले में टीयर 2 की पूंजी किसी भी दशा में किसी भी समय टीयर 1 के 100% से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं अधीनस्थ ऋण इंस्ट्रूमेंट्स टीयर सेकंड पूंजी के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार पूरे मूल्यांकित संचित निधियों का 55% डिस्काउंट दर पर ही टीयर सेकंड पूंजी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रभावधानित एवं हानि संचित निधियां कुल जोखिम भारित संपत्तियों को 1.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बासेल थर्ड मानक या दिशा निर्देश। भारत में बासेल समिति की सिफारिशों के अनुसार समस्त बैंकों में पूंजी पर्याप्त मानक वर्ष 92-93 में लागू करना प्रारंभ कर दिया था। नरसिम्हा समिति सेकंड की सिफारिशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिशा निर्देश 1 अप्रैल 1992 से भारतीय बैंकों पर लागू कर दिए गए। बासेल समिति ने यह दिशा निर्देश जुलाई 1988 में पहली बार जारी किए। इसके पश्चात जून 2006 में इन दिशा निर्देशों में परिवर्तन किया गया, जिन्हें RBI द्वारा लागू करने का निर्णय लिया गया। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति, बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBS कहते हैं इसे, BCBS बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने दिसंबर 2010 में नई सिफारिशें दी, जिन्हें बासेल थर्ड कहा गया। बासेल थर्ड का मुख्य उद्देश्य बैंकों की योग्यता में सुधार करना है ताकि बैंक वित्तीय और आर्थिक मंदी को झेल सके। बैंक में पूंजी पर्याप्तता के संबंध में बासेल थर्ड लागू करने के लिए दिशा निर्देश RBI द्वारा 2 मई 2012 को जारी किए गए हैं। इन मानकों का क्रियान्वयन 1 जनवरी 2013 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना था और 31 मार्च 2018 तक इन्हें पूरी तरह लागू करना था। बासेल थर्ड मानक या दिशा निर्देशों के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन्हें स्तंभ या पिलर्स कहा जाता है। पिलर 1 न्यूनतम पूंजी प्रस्ताव, पिलर 2 पर्यवेक्षीय समीक्षा, पिलर 3 बाजार अनुशासन। तो पिलर 1 हम आज डिस्कस कर रहे हैं, न्यूनतम पूंजी स्तर, मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स।
इसमें कुल पूंजी को दो भागों में बांटा गया है। टीयर 1 पूंजी, जिसे गोइंग कंसर्न पूंजी भी कहा जाता है, इसके दो भाग हैं, कॉमन इक्विटी टीयर 1 और एडिशनल टीयर 2। टीयर 2 पूंजी, जिसे गॉन कंसर्न पूंजी भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत बैंकों को कैपिटल कंजर्वेशन बफर CCB भी बनाना होगा। इसके बाद मैंने एक रफली आइडिया दे रखा है, ओवर कैपिटल परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। इसमें जैसे पहला है हमारा मिनिमम कॉमन इक्विटी रेशो टायर 1 का, दूसरा है एडिशनल टायर 1 कैपिटल रेशो, तीसरा मिनिमम टायर 1 कैपिटल रेशो, चौथा टायर 2 कैपिटल रेशो, पांचवा मिनिमम टोटल कैपिटल रेशो, छठा कैपिटल कंजर्वेशन बफर कॉम्प्राइज ऑफ कॉमन इक्विटी, सातवां मिनिमम CET रेशो प्लस CCB, आठवां मिनिमम टोटल कैपिटल रेशो प्लस CCB। Ratios are for scheduled commercial bank excluding RRBs and local area banks. These are with reference to RWA for credit risk plus market risk plus operational risks. बासेल 3 में पूंजी अनुपातों की गणना। से फर्स्ट पॉइंट है कॉमन इक्विटी टायर फर्स्ट पूंजी अनुपात। कॉमन इक्विटी टायर -1 पूंजी ऑब्लिक ऋण जोखिम क्रेडिट रिस्क, उसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क प्लस मार्केट रिस्क प्लस ऑपरेशनल रिस्क की जोखिम बार संपत्तियां। टीयर 1 कैपिटल रेशो, कॉमन इक्विटी टीयर 1 पूंजी ऑब्लिक ऋण जोखिम प्लस बाजार जोखिम प्लस परिचालन जोखिम की जोखिम भार संपत्तियां। तीसरा टोटल कैपिटल रेशो, कुल योग्य पूंजी ऑब्लिक ऋण जोखिम प्लस बाजार जोखिम प्लस परिचालन जोखिम की जोखिम संपत्तियां। कॉमन इक्विटी टीयर -1 पूंजी के मुख्य भाग कॉमन शेयर्स, पेड अप इक्विटी, कैपिटल, स्टॉक सरप्लस, शेयर प्रीमियम, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, अदर 5 रिजर्व्स, बैलेंस इन द P&L अकाउंट एंड करंट ईयर प्रॉफिट। अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी के भाग परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, स्टॉक सरप्लस, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल शेयर, प्रीमियम, अदर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। टीयर 2 पूंजी के भाव सामान्य प्रोविजंस एवं हानि आरक्षण, इसमें अधिकतम राशि कुल ऋण पूंजी भार संपत्तियों का 1.25 अधिकतम हो सकता है। डेप्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडम्बल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडम्बल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। टीयर 2 पूंजी स्टॉक सरप्लस, अंश प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व 55% छूट पर लेना है। जोखिम गणना की विधियाँ, मेथड्स ऑफ रिस्क कॉम्प्यूटेशंस से फर्स्ट है ऋण जोखिम क्रेडिट रिस्क। जोखिम वाली संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिन पर RBI के द्वारा जोखिम की दर सुझाई गई है। इन संपत्तियों के लिए जिनमें नकदी, ऋण, निवेश और अन्य सम्मिलित है, परंतु ऋण जोखिम की दर RBI द्वारा निश्चित की जाती है। बासेल 3 में यह भी प्रोविज़न है कि यह दरें बैंक स्वयं भी निश्चित कर सकेंगे। रिस्क वेटेज फॉर नॉन फंड्स लिमिट, पहले क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर लगाकर उन्हें फंडेड असेट्स के बराबर गणना की जाएगी और फिर उन पर जोखिम प्रभार लागू किया जाएगा। स्टैंडर्ड विधि के अनुसार RBI ने निम्नलिखित जोखिम भार निश्चित किए हैं। इसमें फर्स्ट है केंद्र, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा गारंटी किए गए दावे 0%। दूसरा राज्य सरकार द्वारा गारंटी किए गए ऋण और ECG के द्वारा गारंटी किए गए ऋण 20%। RBI, DICGC, CGTMSE के प्रति दावे 0%। चौथा घरेलू कंपनियों के लिए AAA लंबी अवधि ऋण 20%।
पाँचवा, घरेलू कंपनियों को A1+ रेटिंग के साथ लघु अवधि के ऋण 20%, व्यक्ति विशेष का आवास ऋण, इसमें फर्स्ट है 20 लाख रुपए तक, जहां LTVR 90% तक है 50%, 20 लाख रुपए से ऊपर 75 लाख रुपए तक, जिसमें LTVR लोन टू वैल्यू रेशो 80% तक है 50%, 75 लाख रुपए से ऊपर जहां LTVR 75% है 75%, आवासीय व्यावसायिक रियल एस्टेट 75%, व्यावसायिक रियल एस्टेट 100%। नेक्स्ट पॉइंट है सातवां, पूंजी बाजार एक्सपोजर अंशों की प्रतिभूति पर ऋण, क्रेडिट कार्ड, निजी ऋण, उपभोक्ता ऋण 125%, सुरक्षित स्टॉक ऋण, सिक्योर्ड स्टाफ लोन 20%। दूसरा है बाजार जोखिम, मार्केट रिस्क। यह तुलन पत्र और गैर तुलन पत्र लेन देन पर बाजार में दरों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम में पूंजी निम्नलिखित जोखिम के लिए रखी जाती है। पहला, जोखिम जो किसी विशेष प्रतिभूति पर, और दूसरा सामान्य बाजार जोखिम। तीसरा, परिचालन जोखिम, ऑपरेशनल रिस्क। परिचालन जोखिम का आशय हानि होने की उस संभावना से है जो फेल हुए आंतरिक प्रणाली के कारण, कर्मचारियों की गलती के कारण या बाहरी घटनाओं के कारण हो सकती है। इसमें रणनीति जोखिम एवं प्रतिष्ठा जोखिम सम्मिलित नहीं है। परिचालन जोखिम इनमें से कुछ कारणों से हो सकती है: प्रभावी प्रबंधन में कमी, उचित नियोजन और नियंत्रण में कमी, कर्मचारियों में कम कार्य योग्यता, अनुशासन की कमी, कर्मचारियों का धोखाधड़ियों में शामिल होना, पुरानी कार्यविधियां और कार्य पद्धतियों को ठीक से लागू न करना, कंप्यूटर प्रणाली का फेल हो जाना, ऋण प्रलेखों में गलतियां, त्रुटियां इत्यादि। मुख्य इंडिकेटर विधि के अनुसार इस जोखिम के लिए पूंजी पिछले 3 वर्ष के औसत लाभ के 15% के बराबर मानी जानी चाहिए। इसमें हमारे पिलर 2 और पिलर 3 अभी और है, जो कि मैं कल डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही।